Jungle. अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जुल्फी नॉलेज लेन में खुश आमदीद। गाजी नोवेल, ये महीने की शुरू की तारीखें थीं। इस रेस्टोरेंट पे मुझे ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। गालबन तीसरा या चौथा दिन था जब मेरे साथी ने रेस्टोरेंट में आकर मुझे इशारा किया और थोड़ी देर के बाद हम इस बालाखाने के नीचे खड़े थे जिस पे यशुनत गया था। मैंने एक साथी को रुखसत किया क्योंकि शाम मेरा प्रोग्राम सिर्फ यशुनत से मिलने और इससे ताल्लुकात पैदा करने का था। मैं बालाखाने की सीढ़ियाँ चढ़कर इस सजे सजाए कमरे में पहुंच गया जहां नाच गाना होता था। नशिश फर्शी थी, चारों तरफ गांव तकिए करीने से रखे हुए थे। अभी महफिल शुरू नहीं हुई थी। नायिका ने मुझे खुशामदीद कहा। मैं यशुनत के साथ नशिश पर बैठ गया। चंद मिनटों के अंदर मुझे एक नकली तश्तरी में चांद के वर्क में लिपटा पान पेश किया गया। मैंने पान उठाकर 20 रुपए तश्तरी में रख दिए। थोड़ी देर बाद साज नदे आ गए और अपने साज दुरुस्त करने लगे। अभी गाने की तैयारियां ही हो रही थी कि यशुनत और 2-3 दूसरे लोगों के सामने गिलास और सोडे की बोतलें आ गईं। यशुनत ने जेब से आधे की बोतल निकाली। दूसरी ग्राहकों के लिए बोतलें नायिका ने पिछली कमरे से मंगवा ली। बड़े मौतुब अंदाज में नायिका ने मुझसे पूछा कि क्या मैं भी शौक करूंगा। हमारे पास आपकी खिदमत में पेश करने के लिए सब कुछ मौजूद है, आप हुक्म करें। मैंने इसे कहा कि आज मूड में नहीं हूँ, इसलिए सिर्फ कोई ठंडा मशरूब पीऊंगा। थोड़ी देर में यख पस्ता कोको कोला की 2 बोतलें मेरे सामने रख दी गई। महफिल का आगाज नीम क्लासिकी गानों से हुआ। यशुनत इस दौरान अपने आधे का आधा हिस्सा पी चुका था। मैं यशुनत पर कड़ी नजर रखे हुए था कि इसकी नजर करम किस तवाइफ पर है। नीम क्लासिकी मौसीकी का दौर खत्म हुआ। इस दौरान 3 नौजवान तवाइफें अपने पैरों में घुंघरू बांधने लगी। यशुनत ने बोतल में बची हुई शराब गिलास पर उंडेल ली, थोड़ा सा पानी मिलाया और घटाघट चढ़ा गया। इन तीनों तवाइफों ने तमाशबीनों के दरमियान में आकर सबको फर्शी सलाम किया। अभी वो तबले और दूसरे साजों के साथ अपने कदम मिला रही थी कि यशुनत ने अपनी दूसरी जेब से एक आधा और निकाला। वो भारत की बनी हुई रम शराब की एक किस्म पी रहा था, जो कि पूरी बोतल गोल और आधे चपटे होते हैं, इसलिए बासानी जेबों में आ जाते हैं। यशुनत ने दूसरी बोतल से भी कुछ रम गिलास में उंडेली और इससे चढ़ा गया। अब वो पूरी तरह से नशे में चूर था। जब गाना शुरू हुआ तो वेल 1 रुपए की थी। नाचने वाली तीनों लड़कियों ने रक्स शुरू किया। इन तीनों के कदम और रक्स के जाविये एक दूसरे से इतने मिले हुए थे कि वो एक ही जिस्म के 3 हिस्से दिखाई देते थे। इनके रक्स ने महफिल को गरमा दिया। वेल अब 1 रुपए से बढ़कर 5 रुपए हो चुकी थी। मुझे चूंकि वहाँ पर यशुनत को अपनी तरफ मतवज्जो करना था और तवाइफों पर अपनी अमारत का रोब डालना था, लिहाजा मैंने 10 रुपए की वेल शुरू की। वाला खानों का रवाज है कि जो ज्यादा वेल पेश करे इसी के सामने जाकर या नाचते हुए बैठकर वेल लेना होता है। 10 रुपए की वेल पर दूसरे तमाशबीन कोई चौंक से गए और रुपए रुपए के 10 नोटों का पैक बनाकर वेल देनी शुरू की, लेकिन वेल देने में वक्फा बढ़ा दिया। यही वक्त था जब मुझे अपनी अमारत का सिक्का बिठाना था। मैंने वेल 20 रुपए कर दी। बालाखानों का असूल है कि बैक वक्त अगर 2 या ज्यादा तमाशबीन वेल पेश करें तो ज्यादा वेल देने वाले के पास तवाइफ पहले आती है। मैं अपने हमरा खासी रकम ले गया था। 20 रुपए के नोटों की एक गड्डी के अलावा 100 रुपए के 60 नोट मेरे पास थे। बैक वक्त मैंने और यशुनत ने मखसूस तवाइफ को वेल देने के लिए इशारा किया। मेरे पास 20 रुपए का नोट था और यशुनत ने 10 रुपए आगे कर रखे थे। तवाइफ मेरे पास आई और नोट लेकर उठने लगी तो मैंने 20 का एक और नोट निकाल कर इसे फिर बिठा लिया। 20 वाले नोटों की गड्डी मैंने अपने सामने कालीन पर रखी हुई थी और एक के बाद एक नोट देकर इस तवाइफ को उसने नहीं देता था। यशुनत ने अपना हाथ जिसमें 10 का नोट पकड़ा हुआ था पीछे कर लिया। मैंने अपना सिलसिला जारी रखा। यशुनत मायूस होकर उठने लगा तो मैंने इसका बाजू पकड़ते हुए इसे बिठा लिया और कहा, यशुनत बाबू ये क्या? वो एक अजनबी के मुंह से अपना नाम सुनकर कुछ हैरान सा हुआ। मैंने बेतकल्फी से अपना एक हाथ इसकी कमर में डालकर इसे अपने नजदीक कर लिया और दूसरे हाथ से बेल पहले यशुनत के सर पर और फिर इसके माथे और गालों पर रखकर देनी शुरू कर दी। तवाइफ का क्या था, इसे तो नोट इकट्ठे करने थे। वो मेरी दी हुई बेलें यशुनत के सर पर और चेहरे से उठा रही थी। शराब के नशे में मदहोश यशुनत ने 1-2 बार मुझे रस्मी तौर पर रोकने की कोशिश की, लेकिन हुस्न शबाब की गर्मी और अटखेलियों से इतना मन भाए कि इसने हथियार फेंक दिए। इस दौरान दूसरी 2 तवाइफें मुसलसल नाच रही थीं और बेदिली से दूसरे तमाशबीनों की दी हुई बेलें ले रही थीं। कुछ तमाशबीन मुकाबले की सकत ना होने की वजह से उठकर जा चुके थे। साज लदों ने भी इस दौरान 2 नई धुनें शुरू की।
लेकिन मैंने यशवंत की पसंदीदा लड़की को इसके सामने से उठने न दिया। मेरी गड्डी में जब 4-5 नोट बाकी रह गए तो मैंने 100 रुपए के 20 नोट नायका को मुखातिब करके इसकी तरफ फेंक दिए, और इससे पहले कि मेरे बाकी 4-5 नोट खत्म होते 20 रुपए वाले नोटों की एक नई गड्डी मेरे सामने रख दी गई। नायका ने मुझसे अब इकट्ठी रकम ऐंठने का सोचकर रक्स बंद करवा दिया और एक तरह का वक्फा हो गया। नायका ने सबसे खाने का पूछा। मैंने सीख कबाब और पराठे मंगवाए। यशवंत ने भी कबाब और पराठे मंगवाए। मैंने 1000 रुपए नायका की तरफ उछालते हुए कहा कि यशवंत, मैं और इसकी महबूबा हम तीनों खाना पिछले कमरे में इकट्ठे खाएंगे, इसलिए अब हम चलते हैं। ये कहते हुए मैंने नायका को मजीद 500 रुपए दिए और यशवंत को संभालते हुए नीचे ले आया। मेरा साथी रेस्टोरेंट में मेरा मुंतजिर था। मैंने इसे टैक्सी लाने को कहा। जल्द ही टैक्सी आ गई। चावड़ी बाजार के पीछे ही 2 तंग गलियों में जिस्म फरोशी का धंधा होता है। यशवंत तो टैक्सी में ही खराटे भरने लग गया था। मैं इस गली में गया। गली में दाखिले की जगह पर पुलिस का एक हेड कांस्टेबल और सिपाही खड़े थे। मैंने इनकी तलब निगाही से अंदाजा लगाकर 50 रुपए हेड कांस्टेबल की मुट्ठी में थमा दिए। इसने हंसते हुए मुझे आगे जाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। मैंने गली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक चक्कर लगाया। एक निस्बतन जवान और साफ सुथरी औरत के करीब गया तो वो फौरन बोली, 30 रुपया। मैंने कहा, मैं 300 दूंगा और 1 घंटे में वापस छोड़ जाऊंगा। वो कुछ सोचने लगी। मैंने कहा, अच्छा 500 दूंगा। इसने दिलावरे नाम के किसी आदमी को बुला लिया और इसे मेरी ऑफर बताई। दिलावरे पूछने लगा कि कहाँ ले जाना है। मैंने कहा, दरियागंज। इसने कहा, कोई चक्कर है? मैंने जवाब दिया, हाँ, एक हिंदू को रुस्वा करना है जिसने कई मुसलमान लड़कियों को खराब किया है। इसने पूछा, आप मुसलमान हैं? मैंने कहा, हाँ। इसने कहा कि आपने बजाय इधर उधर की बातें करने के सीधी और सच्ची बात की है। आप शक्ल से भी भले आदमी दिखाई देते हैं। मैं जरी को आपके साथ भेज देता हूँ। 1 घंटे के बजाय इसे बेशक सुबह तक अपने साथ रखें, लेकिन इसे सही सलामत वापस छोड़ जाए। मैंने इसे कहा कि एक आदमी भी पास नहीं जाएगा, हमें सिर्फ इस हिंदू को रुस्वा करना है और बस। इसने जरी को मेरे हमरा जाने को कहा और खुद कमरे के अंदर चला गया। जरी 5-7 मिनट में मेकअप दुरुस्त करके बाहर आ गई। मैं इसे लेकर गली के बाहर आ गया। मैं ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठ गया और पिछली सीट पर यशवंत, बीच में जरी और फिर मेरा साथी बैठ गए। टैक्सी ड्राइवर सिख था। मैंने इसे दरियागंज जाने के लिए कहा। दरियागंज जाते हुए आधा मील तक कोई आबादी ना थी, सिर्फ दरख्त और झाड़ियां थी। मैंने ड्राइवर से कहा कि इस जगह रुक जाए। अपने साथी को मैंने सोए हुए यशवंत को सहारा देकर झाड़ियों के पीछे ले जाने और जरी को भी इनके पीछे जाने को कहा। ड्राइवर को मैंने 100 का नोट दिया और कहा कि टैक्सी का बोनट उठाकर यूँ जाहिर करे जैसे इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई हो। हम 15-20 मिनट में वापस आते हैं। वो हंसने लगा। यशवंत नशे में चूर जमीन पर ढेर पड़ा था। मेरे साथी को भी इल्म न था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं और मेरा साथी दोनों मुसल्ला थे। मेरे साथी के पास तकरीबन 2000 रुपए थे। मैंने इससे सारी रकम ले ली और अपने सारे रुपए कट्टे मिलाकर मदहोश यशवंत के हाथ पर पकड़ा दिए। यशवंत को मेरे साथी ने जमीन पर बैठे बैठे सहारा देकर खड़ा किया। मैंने जरी को कहा कि वो यशवंत के बिल्कुल साथ खड़ी होकर यशवंत के सीने पर सर रख दे। अब ये पोज कुछ यूं था कि दोनों झाड़ियों में खड़े थे और यशवंत ने नोटों वाला हाथ इसकी गर्दन के पीछे से गुजार कर सामने इसके जिस्म पर रखा हुआ था। मैंने साथी से कैमरा लेकर इसकी पूरी 12 तस्वीरें उतारी। इसके बाद मैंने नोट यशवंत के हाथ से लेकर अपनी जेब में रख लिए। इस काम से फारिग होकर जब हम वापस टैक्सी की तरफ लौटे तो बमुश्किल आध घंटा ही गुजरा होगा। मैंने टैक्सी ड्राइवर को वापस चूड़ी बाजार चलने को कहा। इस गली के करीब पहुंचकर मैंने जरी को वापस जाने के लिए कहा तो वो कहने लगी कि मुझे मेरे कमरे तक छोड़ जाएं, वरना पुलिस वाले मुझे जबरदस्ती हमरा ले जाएंगे। मैं जरी को इसके कमरे तक छोड़कर वापस पलटा तो वही दोनों पुलिस वाले वहां मौजूद थे। 50 रुपए रिश्वत की गर्मी में वो हमारे गली में जाने और मेरे वापस आने पर सिर्फ मुस्कुराए। अब मैंने टैक्सी ड्राइवर को रेलवे स्टेशन की तरफ चलने के लिए कहा। रेलवे स्टेशन पर यह टैक्सी छोड़कर हमने एक दूसरी टैक्सी ली और यशवंत के घर की तरफ रवाना हुए। यशवंत के घर की गली से चंद कदम के फासले पर मैंने टैक्सी रोकी। मैं टैक्सी में बैठा रहा और मेरा साथी सोए यशवंत को सहारा देकर इसके घर तक ले गया। बकौल इसके यशवंत के लड़के ने दरवाजा खोला। मेरे साथी ने यशवंत को इसके हवाले किया और तेज कदमों से वापस लौट आया। यशवंत के लड़के ने मेरे साथी से कोई सवाल नहीं किया। शायद ये इसके रोज के मामूलात में था कि नशे में चोर वापस लौटता था। मैंने अपने साथी को मोहल्ला फराश खाने के करीब उतार दिया। इससे ली हुई रकम वापस लौटा दी और कहा कि फिल्म डेवलप करा के अर्जेंट हर तस्वीर की 3-3 कापियां बनवा ले। मैं गली शाम 7 बजे से चावड़ी बाजार के इसी रेस्टोरेंट में मिलूंगा।
अपने साथी को रुखसत करके मैंने टैक्सी ड्राइवर को नई दिल्ली चलने को कहा। लोधी होटल से आगे गुजर कर टैक्सी को फारिग किया और टहलता हुआ वापस होटल में चला आया। अगले रोज शाम को मेरे दो साथी मुकर्रर वक्त पर मुझे चावड़ी बाजार के इसी होटल में मिले। वो मुझे देखते ही हंसते हुए मेरे पास बैठ गए और गुज़िश्ता रात की खींची हुई 12 तस्वीरों का एक सेट मेरे सामने रख दिया। तस्वीरें बिल्कुल साफ आई थी और फ्लैश गन ने पस मंजर में झाड़ियों को भी नुमाया कर दिया था। बाकी 2 सेट और नेगेटिव वो एहतियातन अपने घर छोड़ आए थे। इन तस्वीरों की वजह से यशुनत मुझे बिल्कुल बेदस्तोपा नजर आ रहा था। इसकी कमजोरी मेरे हाथ आ चुकी थी। अब मुझे ये करना था कि यशुनत से मिलकर और इसे ये तस्वीरें दिखाकर इसके भयानक अंजाम की ऐसी तस्वीर कशी करूं कि वो मेरी हर बात मानने पर मजबूर हो जाए। मैंने ये फैसला किया कि यशुनत से मिलने में 2-3 दिन का वक्फा दिया जाए। गुज़िश्ता रात वो इतना मदहोश था कि हमारी कार्रवाई के दौरान इसने कोई मज़ामत न की थी। अगर इसे कोई बात याद आई थी तो वो इसे शायद ख्वाब समझे, और अगर इसे सब कुछ याद भी आ गया तो अपने साथ गुजरी हुई वारदात के असर से समझ जाए। इससे फौरी मिलने और तस्वीरें दिखाने से यह भी मुमकिन था कि घबराहट में वो अपने अफसरान के सामने खुद ही सब कुछ बक न दे। मैं इसे चंद रोज शशोपंज में और हमारी अगले इकदाम अगर इसे सब याद आ गया हो तो के इंतजार में रखना चाहता था। हम रेस्टोरेंट के 2-3 घंटे बैठे रहे, लेकिन इस रात यशुनत नहीं आया। यशुनत के साथ इस रात जो गुजरी वो हमारा पहले से तैयार करदा मंसूबा न था। ये महज इत्तफाक था कि पहले रोज ही ये सब कुछ हो गया, लेकिन अब मुझे बाजी जीतने के लिए अपने पत्ते निहायत होशियारी से खेलने थे। मैंने साथियों से कहा कि ईसाई खाकरूबों के पीछे लगे हुए दोनों साथियों को कहें कि वो अपना काम जल्दी लेकिन होशियारी से मुकम्मल करें। मैं चाहता था कि अगर यशुनत को मैंने काबू कर लिया तो खाकरूबों के जरिए काम फौरी शुरू हो जाएगा। मैंने उठते हुए दोनों साथियों से कहा कि अगली सुबह वो यशुनत की निगरानी करें और देखें कि वो दफ्तर जाता है या नहीं। इसके चेहरे के तासुरात का अंदाज़ा लगाएं और हर शाम इसी रेस्टोरेंट पर बैठकर यशुनत की वहाँ आमद का इंतज़ार करें, और जो ही वो बालाखाने की तरफ जाए तो एक इसका पीछा करे और दूसरा मुझे अकबर होटल की लॉबी में इतला दे। गर्ज़त किया इन इंतजामात के तहत 4 रोज़ मैंने यशुनत का इंतज़ार किया, लेकिन वो चावड़ी बाजार की तरफ नहीं गया। दूसरी तरफ खाकरूबों पर काम करने वाले साथी भी अभी तक कोई काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल न कर सके। इन हालात में मैंने फैसला किया कि यशुनत की आमद के इंतज़ार में मज़ीद वक्त ज़ाया करने के बजाय खुद इससे रब्ता कायम किया जाए। मैंने अपने एक साथी की ड्यूटी लगाई कि वो यशुनत के दफ्तर से वापसी के वक्त बस स्टॉप के करीब एक चिट इसे थमाकर फौरन बस से उतरकर गायब हो जाए। दूसरा साथी यशुनत के घर उतरने के स्टॉप पर इसकी खुफिया निगरानी करे और देखे कि यशुनत घर जाता है या चिट पर लिखी हदायत के मुताबिक सराय बैरम खान के पहले बस स्टॉप के बिल्कुल सामने एक रेस्टोरेंट की तरफ जाता है, और ये भी देखे कि यशुनत का पीछा तो नहीं किया जा रहा। चिट पर मैंने अंग्रेजी में लिखा था तहरीर बिगाड़ कर कि वो बालाखाने के हवाले से और बाद में पेश आने वाले वाकयात की रोशनी में अपनी और अपने घर वालों की भलाई के लिए इस रेस्टोरेंट में अपने घर जाने से पहले पहुंच जाए। मैंने चिट पे ये भी लिखा था कि इस चिट के इसे मिलने के बाद हमारे साथी इसकी मुसलसल निगरानी कर रहे हैं, और अगर इसने चिट पर दर्ज हदायत की कोई भी खिलाफवर्जी की तो इससे और इसके घर वालों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। ये सारा काम आइंदा रोज होना था। मैं इस मिशन की तकमील के लिए बस पे चिट देने वाले साथी और खुद को यशुनत के सामने एक्सपोज करने का खतरा मोल ले रहा था, लेकिन इसके सिवा कोई चाराकार न था। मैंने चारों साथियों के सामने ये तजवीज़ रखी। फैसला तो मैं कर चुका था, इन्हें तो रस्मी तौर पर बताना था। सब ने मेरी तजवीज़ मान ली और एक इजाफा कर दिया कि यशुनत के साथ मुलाकात के दौरान वो मेरी निगरानी और हिफाजत के लिए हमारे इर्द गिर्द ही मंडलाते रहेंगे। यहाँ पर मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथी मिशन की कामयाबी के अलावा मेरी जिंदगी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितने मुस्तैद हैं। मैं इसीलिए अपने ग्रुप को 5 मैन आर्मी कहा करता था। मैंने कैमरे वाले साथी से कहा कि जब यशुनत और मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो हमारी एक तस्वीर खुफिया तौर पर उतारे। उस वक्त शाम गहरी हो चुकी होगी, इसलिए हस्बे साबिक झाड़ियों वाली तस्वीर की तरह फ्लैश गन इस्तेमाल करे। ये तमाम हदायत देकर मैं अपने होटल वापस आया। भारत में आने के बाद ये हमारा पहला मौका था कि मैं खुद को बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी एक अहम शख्स के सामने जाहिर कर रहा था। इसमें कामयाबी और नाकामी के बराबर के मौके थे। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन पेशबंदी कर ली थी। चिट मिलने के बाद यशुनत को कोई मौका नहीं दिया गया था कि वो हमारी इस मुतवक्का मालूमात का अपने अफसरान को बता सके, लेकिन ये भी ऐन मुमकिन था कि यशुनत को नींद बेहोशी की हालत में झाड़ियों में अपने साथ पेश आने वाला वाकया याद आ गया हो
اور اس نے اسے اپنے افسران کو بتا کر انہیں چوکنا کر دیا ہو، اور واقعے کے دوسرے روز سے ہمارے آئندہ اقدام کو ناکام بنانے اور ہمیں ٹریپ کرنے کے لیے یشونت کی حفاظت اور نگرانی پر کچھ لوگ مامور کر دیے گئے ہوں۔ ایسی صورت میں پیش آنے والے حالات سے میں بخوبی باخبر تھا، لیکن میری چھٹی حص یہ کہہ رہی تھی کہ اپنے مقصد کے حصول میں ہمیں کامیابی ہوگی۔ تربیت کے خاتمے پر میرے سینئرز نے جو رپورٹ بگ باس کو بھیجی تھی وہ مجھے بھی دکھائی گئی تھی، اور اس رپورٹ کی آخری سطر مجھے ابھی تک یاد ہے۔ In my opinion, he is an indestructible optimist۔ میرے خیال میں یہ ایک پر امید نہ ٹوٹنے والا شخص ہے۔ مجھے اپنے سینئرز کے ان الفاظ کی لاج بھی رکھنی تھی، اور سب سے زیادہ مجھے اپنے قادر مطلق پر مکمل یقین اور اعتماد تھا کہ وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اس کے نام پر بنائے ملک کی بقا کی خاطر میں نے جو بھی فیل کیے ہیں وہ ان کی اصلیت اور مقصد بخوبی جانتا ہے، اور مجھے کامیابی نصیب ہوگی۔ ایپیسوڈ 12 اختتام پذیر ہوئی۔